अच्छा ठीक है। एनीवे क्लास स्टार्ट करते हैं, काफ़ी वेट हो गया है, ठीक है? तो हमारा फाइनेंशियल लिटरेसी मनी मैनेजमेंट का 7th लेक्चर है। आज हम बेसिकली खुद को जो अलग-अलग टाइप के फाइनेंशियल रिस्क होते हैं, जिनके बारे में हमने कल शॉर्ट में पढ़ा था कि ओटीपी वाला जो रिस्क होता है कि आपसे ओटीपी माँग लिया जाता है या आपको कह दिया जाता है कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा या ऐसे वो फ़ोन आते हैं अजीब-अजीब से कि हम कस्टम्स डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं, आप ऐसा कुछ ट्रेडिंग कर रहे थे, कुछ ड्रग्स की, आपका पकड़ा गया ड्रग या आपके बच्चे के ड्रग्स पकड़े गए हैं। तो वो सारे रिस्क से कुछ लेवल तक हम कैसे बच सकते हैं और हम फिर इंश्योरेंस के बारे में भी पढ़ेंगे कि जिन रिस्क से हम बच नहीं सकते हैं बट जैसे मान लो आपकी किसी कार का एक्सीडेंट हो गया या आपको हॉस्पिटल जाना पड़ गया तो उसमें आपको अलग-अलग इंश्योरेंस जो आपको कवर करते हैं हम उनके बारे में भी आज पढ़ेंगे। गुड इवनिंग स्नेहा, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। जब स्क्रीन दिख जाए एक बारी अनम्यूट करके मेरे को बता देना कि मैम स्क्रीन दिख रही है, स्लाइड्स दिख रही हैं। हाँ, अभी पढ़ते हैं हम आज पता चलेगा क्या होता है, क्या नहीं होता है, ठीक है। ओके, स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग। गाइस स्लाइड दिख रही है तो एडिट करके बता दो। अपने को पीपीटी निपटानी है तभी मैं आप लोगों को छोड़ूँगी तो जल्दी-जल्दी करते हैं, ठीक है? यस मैम, दिख रही है। परफेक्ट। अच्छा मेरी आवाज़ में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है क्योंकि मैंने रखी है लैपटॉप को रखा हुआ है। आ रही है तो बताओ। पूरा नो मैम, क्लियर नहीं आवाज आ है रही मैम। है। क्या बोल रहे हैं अभी? पूरा क्लियर आवाज है आपकी। क्लियर परफेक्ट। ठीक है लेट्स स्टार्ट टुडे। तो वही था कि कैसे आप अपने आप को सारे जो रिस्क हैं उनसे सिक्योर कर सकते हैं। आज की क्लास में हम वो सीखेंगे, है ना? तो 2 इसके अंदर 2 डोमेन्स आते हैं। एक ये कि आप ऐसे वाले रिस्क से कैसे बचें कि आप किसी को ओटीपी ना दें, किसी को पासवर्ड ना दें और दूसरा ये कि आप अपनी लाइफ को और अपने रिस्क्स को इंश्योर भी करके रखें, इंश्योरेंस भी हम लेके रखें। तो हम दोनों के बारे में आज पढ़ेंगे। बेसिक ही है, नथिंग टू डीप मेजरली आपको आता ही होगा बट एक रिविजन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? आ जाओ। तो ये तो हमने पढ़ा ही है कि बिफोर प्लानिंग, आफ्टर प्लानिंग क्या होता है कि अगर आपने अपने पैसों को प्लान करके चलाया है, आपने एक गोल अपने दिमाग में लेके चला है, तो आपकी लाइफ स्ट्रेस फ्री से कितनी आरामदायक हो जाती है और आपके फाइनेंशियल गोल्स भी अचीव हो जाते हैं, आपकी ओवर स्पेंडिंग भी कम हो जाती है और सेविंग्स भी बढ़ जाती है, राइट? तो यहाँ पे एक बार रीड कर लेते हैं क्या लिखा है कि बिफोर प्लानिंग हाउ विल आई पे फॉर द एमबीए एग्जाम फॉर्म। ये पता है एमबीए एमबीए इसलिए हो गया क्योंकि मैंने चैट जीपीटी को इतनी बार अपने एमबीए के बारे में बता दिया, वो मेरे को एमबीए की ही प्रॉम्प्ट देता है। उसको लगता है मैं सब अपने लिए कर रही हूँ तो इसलिए थोड़ा सा बियर विद मी इसमें। हाँ, तो हाउ विल आई पे फॉर द एमबीए एग्जाम फॉर्म, माय लैपटॉप ब्रोक, व्हाट डू आई डू, हॉस्टल फीस आर ड्यू। तो ये सब चीजें जो होती हैं आपको पता है कि ये सारी अनहोनियां आपकी लाइफ में हो ही सकती हैं। तो इनसे बचने के लिए हमने इस चीज के बारे में पढ़ा था कि हमें एक तो पहली बात सेव करना होता है, एक इमरजेंसी बफर फंड भी क्रिएट कर सकते हैं एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि आपके जो सोर्सेज ऑफ इनकम है वो मोर देन वन हो, राइट? जैसे मान लीजिए आप ट्यूशन भी पढ़ा रहे हैं, आप साथ में जॉब भी कर रहे हैं, मतलब एटलीस्ट एक से तो ज्यादा हो, राइट? मतलब मान लो 2 एटलीस्ट मिनिमम हो ताकि आपका एक सोर्स कभी बंद भी होता है, थोड़ा टाइम के लिए ब्लॉक होता है। जैसे कोविड में एकदम से सबकी सैलरीज को काट दिया गया था, राइट? तो आप उस टाइम सोचो कि अच्छा मैं ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ तो मेरा हिसाब किताब कवर हो जाएगा, राइट? तो मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होना आपकी सिक्योरिटी बढ़ाता है या फिर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपके पास एक इमरजेंसी फंड है 3 से 6 महीने का, तो ऐसी कोई इमरजेंसी आती है कि आपका लैपटॉप टूट गया, आपकी गाड़ी टूट गई, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ा, तो उसकी भी आपके पास प्लान अमाउंट सेव होता है। आपको लोन नहीं लेना पड़ता है, आपको लोन पे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है, आप डेट ट्रैप में नहीं फंसते। ठीक है? तो प्लानिंग के बाद क्या लिखा है? कोचिंग की फीस सेव हो जाती है, इमरजेंसी ट्रेन ट्रेन टिकट आपको कहीं एकदम से घर जाना पड़ गया, मान लीजिए घर में कोई दिक्कत हो गई, आपको प्लेन से जाना पड़ गया, ट्रेन से जाना पड़ गया, आपको घर वालों से पैसे नहीं माँगने पड़ेंगे कि वो पहले ही परेशान है, फिर आप उनसे भी पैसे माँग रहे हैं, राइट? आप खुद से वो सब कवर कर पाएँगे क्योंकि आपने दिमाग लगा के पैसों की प्लानिंग करी है जो आपके पास थे, राइट? नया लैपटॉप टारगेट कर रहे हैं, नया फ़ोन टारगेट कर रहे हैं, कोई फ्रेंड्स के साथ ट्रिप प्लान कर रहे हैं, जैसे अभी कॉन्सर्ट्स वगैरह हो रहे थे, आप कॉन्सर्ट प्लान कर रहे हैं, है ना? तो ये सब प्लानिंग से काफ़ी आसान हो जाता है, राइट? तो प्लानिंग से ये नहीं है कि आप एन्जॉय कम कर पाते हैं, इट्स आप प्लान एन्जॉयमेंट करते हैं ताकि आप आज भी एन्जॉय कर पाएँ, आप अपने फ्यूचर में भी एन्जॉय कर पाएँ, राइट? Why plan? It transforms financial stress into stability. Stress, टेंशन से आप स्टेबल हो जाते हो। मैनेजिंग वॉट एवर यू हैव गिव्स यू कंट्रोल ओवर योर फ्यूचर। जो भी आपके पास है अगर आप उसको मैनेज करेंगे तो आप अपने प्रेजेंट को भी कंट्रोल कर पाएंगे और आप फ्यूचर के लिए भी अगर सेव कर रहे हैं, है ना, कोई कंटिजेंसी कोई अनहोनी के लिए अगर आप सेव कर रहे हैं तो आप उसको भी कंट्रोल कर पाएंगे, है ना? अगर आप प्लानिंग नहीं करके चलते हैं तो आप फ्यूचर योर को भी स्ट्रेस में डालेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं एकदम से लैपटॉप ले लेती हूँ आज, ठीक है? और लैपटॉप ले लिया मैंने, अब मेरी लैपटॉप के महीने की 3,000 रुपए की किश्त बन रही है, राइट? इंस्टॉलमेंट बन रही है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट बन रही है। फिर क्या हुआ? फ्यूचर में मेरी इंटर्नशिप खत्म हो गई। मेरी इंटर्नशिप खत्म हो गई, मेरी इंटर्नशिप से मेरे को 5,000 रुपए आते थे, तो मैं 3,000 रुपए दे देती थी। अब वो कहाँ से आएँगे?
है ना? तो मैंने आज एक गलत डिसीजन लिया, इसकी वजह से मेरा फ्यूचर सेल्फ भी टेंशन में आ गया, है ना? तो हमें ऐसे डिसीजंस लेने हैं जिससे हमारी आज की लाइफ भी कंफर्टेबल हो और फ्यूचर की लाइफ भी कंफर्टेबल हो। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आगे चलते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग जर्नी, ये हमने कितनी बार पढ़ा है, मैं गिनती हो चुकी हूँ। बट मेरे ख्याल से स्लाइड्स में दोबारा था इसलिए आ गया, तो रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले आपको देखना है कि आपके पैसे कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। जो आपके पैसे आपके पास आएंगे आप उन्हीं को बचाएंगे, राइट? यू सेव व्हाट यू हैव या यू मैनेज व्हाट यू हैव। जो पैसा है ही नहीं उसको मैनेज कैसे करेंगे, राइट? तो इनकम के बारे में क्या लिखा है, इनकम के अलग अलग सोर्सेज लिखे हैं जो हमने पढ़ रखे हैं। आपको पॉकेट मनी से पैसा आ सकता है, आप ट्यूशन पढ़ाते हैं उससे आ सकता है, आपकी कोई जॉब है उससे आ सकता है, आपका कोई फ्रीलांस है, फ्रीलांस भी पढ़ा था हमने कि आपने किसी कुत्ते को वॉक करा दी, किसी की घास काट दी, किसी बिजनेस के लिए आपने ऐड बना दी, किसी बिजनेस के लिए आपने कंटेंट लिख दिया, है ना? तो स्टाइपेंड और सैलरी और आपका ये फ्रीलांस वर्क साइड गिग से कोई पैसा आ जाए या आपकी पॉकेट मनी आ जाए, ये आपकी इनकम होती है। सबसे पहले हम हमारे इनकम के सोर्सेज डिटरमाइन करते हैं कि पैसे कहाँ-कहाँ से आ रहे हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम बजटिंग करते हैं। बजटिंग के बारे में हमने पढ़ा था कि बजटिंग जो होती है वो स्टार्टिंग में होती है। जैसे हमने कहा था कि जो गवर्नमेंट का बजट है, वो पूरे साल का बजट फरवरी में आ जाता है। क्यों आ जाता है फरवरी में? क्योंकि हम पहले ही हिसाब लगा लेते हैं कि इस साल में यहाँ से पैसे आ सकते हैं और यहाँ पैसे खर्च हो सकते हैं। इसके बारे में भी हमने पढ़ा था कि एक्टिव इनकम होती है, पैसिव इनकम होती है और फिर एक्सपेंसेस भी हमारे फिक्स्ड और वेरिएबल होते हैं, है ना? तो बजटिंग में हम हिसाब, एक कच्चा पक्का हिसाब लगा सकते हैं। एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, बट एक कच्चा पक्का हिसाब लगा सकते हैं कि इतना पैसा आ जाना चाहिए और इतने अप्रोक्सीमेटली लगभग खर्चे होने चाहिए, जिससे हमें ये भी अंदाजा लग जाएगा कि इतनी हम सेविंग इस साल में लगभग कर सकते हैं, है ना? तो आपने क्या करा, आपने अपने खर्चों को नीड्स और वांट्स में डिवाइड करा, आपने अपने इनकम को देखा, फिर आपने देखा कि अच्छा यहाँ वांट जो है ये वाली, नीड तो हम नहीं कम कर सकते, ये वांट है, इसको हम कम कर सकते हैं। आपने उसको कम करा, आपने वो पैसे सेविंग्स में डाल दिए। अब आपने सेविंग्स में डाले, आप रेगुलरली सेविंग्स में डालते गए, तो आपकी सेविंग की एक हैबिट बिल्ड हो गई। एक चीज़ हमने और सीखी थी, आपको याद हो कि सेविंग इज़ प्लान्ड नॉट लेफ्ट ओवर। मतलब सेविंग के पैसे जो हैं, वो महीने के स्टार्टिंग में ही हम अलग करके एक गुल्लक में या अलग बैंक अकाउंट में डाल देते हैं, क्योंकि अगर हम 15 तारीख तक या 31 तारीख तक रुकेंगे कि जो बचा वो सेव कर लेंगे, तो कोई सेविंग नहीं होएगी, है ना? तो हमने पहले ही सेविंग को अलग कर लिया क्योंकि हमको पहले ही हिसाब लग गया। आप ये चीज़ समझो, आपने बही खाता बनाया, आपने देखा कि हमारी इनकम यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। आपने देखा मेरे एक्सपेंस यहाँ हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं। तो आपको एक लगभग हिसाब लगा कि मेरी 10,000 रुपए तक इनकम आ जानी चाहिए, मेरे अराउंड 6,000 रुपए तक खर्चे हो जाने चाहिए। तो आपने सोचा कि अच्छा 6,000 रुपए तक खर्चे हो जाने चाहिए और मैं 2,000 रुपए है ना ऐसे ही थोड़ा ऊपर-नीचे होने के लिए रख लेता हूँ, कि हाँ, मानो 6 की गलती से 8 ना हो जाए। तो आपको दिख रहा है कि आप 2,000 रुपए तो सेव कर ही सकते हो महीने के। तो आपने क्या करा, जैसे ही आपके पास 10,000 आए, आपने पहले 2,000 सेव कर दिए। है ना? अब आपके अकाउंट में 8,000 रुपए हैं। आपने अपनी, जो कहते हैं ना, जितनी बड़ी चादर होती है उतने पैर पसारता है बंदा, आपने अपनी चादर को खुद काट दिया, है ना? अब आपके खर्चे जो हैं कुछ भी हो जाए आपको 8,000 में करने ही पड़ेंगे, क्योंकि 2,000 आपने पहले ही अलग कर दिए। तो सेविंग जो होती है वो पहले ही प्लान करके अलग करनी पड़ती है, लास्ट में पैसे नहीं बचते हैं सेव करने के, ठीक है? गोल अचीवमेंट, अब आप पैसे जो सेव कर रहे हैं, मैंने आपको हमेशा कहा था कि आप अपने दिमाग में क्लियर विजन रखें, एक क्लियर गोल रखें कि आपको पैसा क्यों बचाना है ना? आपको एक लैपटॉप के लिए बचाना है, आपको फोन के लिए बचाना है, शॉर्ट टर्म गोल होता है ना ये, लैपटॉप लेना, फोन लेना, या फिर एग्जाम की फॉर्म फीस भरना, है ना? या फिर एक वीकेंड वाले ट्रिप पे जाना। ये लॉन्ग टर्म गोल है आपका कोई, कि आपको गाड़ी लेनी है, घर लेना है, मास्टर्स के लिए पैसे बचाने हैं, अपनी शादी का लहंगा लेना है, तो लॉन्ग टर्म गोल के लिए भी। तो आपके दिमाग में जब आपका गोल क्लियर होगा ना, तो आपका गोल क्लियर होगा तो वो आपको बार-बार मोटिवेट करता रहेगा कि हाँ, मेरे को आज पैसा नहीं खर्चना, मेरे को फ्यूचर के लिए बचाना है, क्योंकि फ्यूचर में भी वो मैं ही इंसान हूँ और मेरे को अपने आप को केवल आज नहीं, फ्यूचर में भी खुश रखना है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जब 60-70 साल के हों, आप कहोगे अब मैंने कमाना बंद कर दिया, अब मैं अपने बच्चे से पैसे लूँगा। नहीं मिलेंगे, सड़क पे आ जाओगे। तो आपको जब तक आप कमा रहे हो, आपको अपना आज का भी ख्याल रखना है और अपने फ्यूचर का भी ख्याल रखना है। इसलिए आज से सेविंग करना ज़रूरी है, ताकि आपके मन में एक हैबिट बिल्ड हो जाए, राइट? और कंपाउंडिंग का इफेक्ट हमने पढ़ा ही था कि आप रोज 50-50 रुपए भी बचाते हो तो साल के 18,000 बन जाते हैं, और वही आप ज्यादा कमाओगे तो आप ज्यादा बचाओगे तो वो अमाउंट और बड़ा बन जाएगा, राइट? नीड्स वर्सेस वांट्स, अगेन कितनी बार पढ़ा है, मैं गिनती खो चुकी हूँ। एक सेकंड रुकोगे गाइस, मैसेज आ रहे हैं, लेट मी चेक, फिर आई गेट बैक। ठीक है, ओके। नीड्स वर्सेस वांट्स, इसको भी हम कितनी बार पढ़ चुके हैं कि एक हमारी जरूरत है, एक हमारी चाह है।
है ना? इग्नोर हमें किसी को नहीं कहना है। हमें ये नहीं कहना कि हमारी केवल ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपनी चाह को भी पूरा करेंगे, बट हम पहली बात देखेंगे कि हमारी चाह क्या-क्या है और हमारी इनकम कितनी है, उसके हिसाब से हम चाह को थोड़ा कंट्रोल करेंगे, ताकि उससे हम थोड़ा-सा हिस्सा काट के अपनी फ्यूचर चाह को भी पूरी कर पाएँ, है ना? अगर सारी चाहें आज ही पूरी कर लोगे, फ्यूचर के लिए कुछ नहीं बचेगा। ना फ्यूचर की ज़रूरत पूरी होगी, ना फ्यूचर की चाह पूरी होगी। तो नीड्स के लिए हमने पढ़ा था क्या-क्या था हमारा रोटी, कपड़ा, मकान, ट्रांसपोर्ट एंड एजुकेशन। सो बेसिकली रेंट या हाउसिंग, है ना? देन देयर इज़ क्लोथिंग, देन देयर इज़ फूड, देन देयर इज़ ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरा जगह जाने का कोई भी माध्यम, एंड देन देयर इज़ एजुकेशन। आज की डेट में ऑब्वियसली ये फ़ोन होना, एक वाई-फाई होना, ये सब भी हमारी ज़रूरतें बन जाती हैं। तो ये लिस्ट नेवर एंडिंग है ना? पहले फ़ोन ज़रूरत नहीं थी, पहले वाई-फाई ज़रूरत नहीं था, आज की डेट में बन गया है। तो जैसे-जैसे टाइम आगे बढ़ता है, ये लिस्ट नेवर एंडिंग हो जाती है। तो ये चीज़ आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी जब आप अपनी लाइफ़ में लगाओगे, है ना? तो एग्ज़ाम्पल बहुत ही छोटा एग्ज़ाम्पल है कि मान लीजिए कि आपको वही मेरे से क्लास लेनी है। अब क्लास लेने के लिए आप एक नॉर्मल लैपटॉप पे क्लास ले सकते हैं, कोई भी ऐसा 15,000 टाइप का लैपटॉप आएगा सेकंड हैंड, वो आप ले सकते हैं। बट नहीं, आप अपने घर वालों को कहते हैं मेरे को एप्पल का लैपटॉप चाहिए क्लास लेने के लिए। तो ये चीज़ आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि अब आप ये ज़रूरत के लिए नहीं, आप ये चाह के लिए माँग रहे हैं। है ना? आपको क्लास लेने के लिए, बैठने के लिए चेयर चाहिए। आप नॉर्मल चेयर ले सकते हो, नहीं आपने कहा मेरे को गेमिंग चेयर लेनी है। अब ये आपकी ज़रूरत नहीं, आपकी चाह है। तो ये चीज़ आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अपने दिमाग के साथ मैनिपुलेशन मत करो कि नहीं-नहीं ये तो मेरी ज़रूरत है, राइट? एटलीस्ट अपने दिमाग को सेल्फ अवेयर रखो। ठीक है? तो यहाँ पे क्या लिखा है ज़रूरत का एग्ज़ाम्पल, पहली बात ज़रूरत इज़ बेसिकली सर्वाइवल, ये हो गया नॉन एसेंशियल या लग्ज़री, है ना? तो सर्वाइवल में क्या-क्या आता है? हॉस्टल एक्सपेंस, बेसिक फूड, ट्रांसपोर्टेशन, बुक्स। चाह में क्या आता है? रोज़ बाहर की कॉफ़ी की कैफ़े की कॉफ़ी पीना, महँगे-महँगे जूते खरीदना, हर साल फ़ोन बदलना। फ़ोन होना ज़रूरत है, बट अगर आप बार-बार मॉडल बदलते जा रहे हो जबकि पिछला वाला चल रहा है, तो वो आपकी चाह है। ठीक है? प्लान्ड स्पेंडिंग, अनप्लान्ड स्पेंडिंग हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि प्लान्ड स्पेंडिंग में अगर आप देख के खर्चा करते हैं, एक आपने बही खाता बना लिया है, आपके दिमाग में एक वो सेट है कि हम इतना ही खर्चा कर सकते हैं आज के दिन में। जैसे हमने पढ़ा था इसका एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल कि आपको महीने की अगर 3,000 की पॉकेट मनी मिलती है, तो आपने कहा कि मान लीजिए 5,000 की पॉकेट मनी मिलती है और आपने कहा कि मैं 2,000 बचाऊँगा, तो अब आपकी पॉकेट मनी केवल 3,000 बची। अब आपको मानना है कि 2,000 है ही नहीं, वो तो सेव हो गए। और वो 3,000 को आपने 30 से डिवाइड किया क्योंकि दिन में 30 दिन महीने में 30 दिन होते हैं। तो रोज़ के आपके वो आ गए ₹100। तो अब आपके दिमाग में एक गोल सेट है कि आज मैं कुछ भी करूँ, मेरा खर्चा 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और अगर किसी दिन 100 से ज़्यादा हो गया, तो अगले दिन उतना ही कम करना है। कि मान लीजिए एक दिन आपको 100 की जगह 120 हो गया, तो अगले दिन आपको उसको 80 करना हो। है ना? तो अपने दिमाग में एक अमाउंट सेट रखना, बस प्लानिंग इतना ही होता है। प्लानिंग ये नहीं होता कि आप बैठ के पूरा ऐसा जर्नल लेजर बनाएँ कि आज मैंने ये खर्चा करा, आज मैंने ये खर्चा करा। एक रफ हिसाब होना चाहिए दिमाग में कि क्या खर्चा हम कितना कर सकते हैं, कितना नेसेसरी है, कितना अननेसेसरी है। अननेसेसरी है तो ट्राई करके उसको कम करें, है ना? ऐसे हर महीने नए स्नीकर्स ना लें, हो सकता है 3 महीने में 1 बार ले लो, है ना? चाह को मारना नहीं है, चाह को कंट्रोल करना है, राइट? अनप्लान्ड स्पेंडिंग करेंगे तो आपको बेकार में डेट लेना पड़ेगा, डेट लेंगे तो आप इंटरेस्ट देंगे डेट पे, फिर उसको पूरा करने के लिए आप दोबारा डेट लेंगे, तो वो डेट ट्रैप बनता जाएगा, वो साइकिल घूमती जाएगी, ना आपके फ्यूचर सेल्फ के लिए कोई पैसा बचेगा और जो पैसा आएगा, वो भी आपका लोन और इंटरेस्ट चुकता करने में चला जाएगा, है ना? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सेम चीज़ लिखी हुई है, स्पेंडिंग ऑल पॉकेट मनी ऑन अ सडन वीकेंड ट्रिप, पैनिक व्हेन एन इमरजेंसी ट्रैवल सिचुएशन अराइजेस नेक्स्ट वीक। सारे पैसे आपने वहीं उड़ा दिए, अगले हफ्ते आपको मान लीजिए कोई एकदम से घर में हॉस्पिटल में है, आपको जाना है, आप कैसे जाएँगे? एकदम से कोई फॉर्म आ गया एग्ज़ाम का, उसकी फीस भरनी है, कैसे देंगे, राइट? तो किसी के आगे हाथ फैलाने से अच्छा आपको प्लान्ड स्पेंडिंग प्लान करना है, ठीक है? अब यहाँ पर हम आ गए फाइनेंशियल रिस्क्स पे। Financial risks are situations that cause money loss और identity theft। तो इसमें दो चीजों का लॉस हो सकता है, या तो आपके पैसों का लॉस होगा या आपकी आइडेंटिटी का लॉस हो सकता है। कोई आपको इम्पर्सोनेट कर सकता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा ऐसा इंस्टाग्राम पे अकाउंट्स भी हैक हो जाते हैं। कोई बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर का, जैसे एलॉन मस्क वगैरह के हमने देखे हैं, बिल गेट्स वगैरह के ट्विटर पे कितने अकाउंट हैक हो रखे हैं। तो उसका भी बहुत यूज होता है, क्योंकि क्या होता है कि लोग क्या करेंगे, अगर किसी ने बिल गेट्स का अकाउंट हैक कर लिया और अब वो बिल गेट्स का बन के जो भी बंदा है वो किसी को डीएम करता है, किसी को मैसेज करता है, तो वो उसका भी नुकसान करवा सकता है ना? क्योंकि उस बंदे को तो लगेगा ये बिल गेट्स ही मुझसे बात कर रहा है, मेरे को जॉब ऑफर देना चाह रहा है और एकदम से उस बंदे के अकाउंट से सारे पैसे खाली हो जाएँ, है ना? तो 2 टाइप का लॉस हो सकता है, या तो डायरेक्ट आपका मनी का लॉस हो सकता है या आपकी आइडेंटिटी का लॉस हो सकता है। यहाँ पे एक बार दोबारा रीड करते हैं। फाइनेंशियल रिस्क आर सिचुएशंस दैट कॉज़ मनी लॉस और आइडेंटिटी थेफ्ट। एक और एग्जांपल, जैसे कई बार आपको फ़ोन आता है कि, अगेन बहुत कॉमन एग्जांपल है, मेरे पापा को फ़ोन आया था कि हाँ जी, ये मिष्टी के पापा बोल रहे हैं। तो मिष्टी जो है ना, मैं उस टाइम घर पे ही थी। तो मिष्टी ना हमारे पास पकड़ी गई है, हम कस्टम डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं, मिष्टी जो है वो ड्रग्स ट्रेड करते हुए पकड़ी गई थी।
तो मेरे पापा कहते अच्छा। तो कहते क्या करें फिर हम? तो कहते कि इतने-इतने पैसे दे दो, हम छुड़वा देंगे, हम भूल जाएँगे ऐसा कुछ हुआ। तो दीज़ सिचुएशंस आर वेरी फनी बिकॉज़ ऐसा कोई घर पे ना हो तो तुम एकदम से पैनिक कर जाओगे कि तुम्हारे बच्चे ने ऐसा कुछ करा है, तुम एकदम से ट्रिक हो जाओगे वो चीज़ करने में, है ना? या फिर ऐसा फेक इंस्टाग्राम पेजेस बनते हैं, ज्वेलरी बेच रहे हों, ज्वेलरी बेच रहे नहीं होते हैं, राइट? पीछे से स्कैमस्टर्स बैठे होते हैं, जो आपके पैसे लेते हैं और एकदम से अकाउंट गायब हो जाता है, राइट? या कई बार ऐसा ऑफर आता है कि आईफ़ोन लो सिर्फ ₹1 देकर, है ना? सिर्फ 12,000 में, सिर्फ 15,000 में, राइट? तो बहुत कॉमन स्कैम्स हैं जो आप लोगों ने देख रखे हैं, दिस इज़ नथिंग न्यू। आइडेंटिटी थेफ्ट भी आपने बहुत देखा होगा कि कई बार लोग इंस्टाग्राम पे फेक अकाउंट बना देते हैं किसी का या फिर वही जैसे मैंने बताया कि किसी का अकाउंट हैक कर लिया किसी फेमस इन्फ्लुएंसर का और लोगों को डीएम करने लग गए, तो उनको लगेगा कि ये तो वही असली इंसान है और वो उनकी बात मान लेंगे, राइट? और उनका नुकसान हो सकता है। तो दोनों रिस्क्स बहुत खतरनाक हैं और दोनों रिस्क से प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। तो हम पढ़ेंगे बेसिकली कि हम किस-किस तरीके से कुछ तरीके से मतलब कुछ लिमिट तक खुद को इन रिस्क से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, राइट? Why are students targeted? Limited financial awareness, excitement over unbelievable offers, heavy daily online digital payment usage. तो बेसिकली अगर आप डेली बहुत ज़्यादा डिजिटल पेमेंट वगैरह यूज़ करते हैं, तो क्या होता है पासवर्ड लीक होने का डर होता है। क्यों होता है? कि जब पेमेंट एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जा रही होती है, तो पीछे बैक एंड में ऐसे पेमेंट मूव कर रही होती है, राइट? तो कई बार क्या होता है कि कोई बंदा ऐसा कोडिंग करके, कोई हैक करके वो जो बैक एंड में जब पेमेंट मूव कर रही होती है ना, एकदम से उसका पासवर्ड देख लेता है, राइट? तो फिर वो आपको फ़ोन वगैरह करते हैं, आपका नंबर वगैरह होता है उनके पास, है ना? और डिटेल्स होती हैं, वो आपको डरा देते हैं कि उनके पास इतनी सारी डिटेल्स हैं। फिर वो आपसे ओटीपी माँगते हैं, है ना? वो आपको क्या कहते हैं कि आप उनके पास ये सारी डिटेल क्यों है? क्योंकि वो पुलिस वाले हैं। बट एक्चुअल में उन्होंने ऐसे जब ऐसा डेटा जा रहा होता है, या ऐसे जब पैसे जा रहे होते हैं, तो उन्होंने एकदम से हैक करा होता है उसको, इसलिए उनके पास सारी डिटेल्स होती है, राइट? तो आप जितनी ज़्यादा पेमेंट करते हैं, टेक्निकली आप उतने ज़्यादा रिस्क में होते हैं, क्योंकि आप किसी को कैश दे रहे हैं, तो उस टाइम तो एकदम से ऐसे आपका नंबर उड़ता हुआ नहीं मिल जाएगा किसी को, राइट? तो ये ज़्यादा यूसेज करने की वजह से भी स्कैम आजकल ज़्यादा बढ़ गए हैं। और आपने वो चीज़ तो सुनी ही होगी कि एआई से ऐसा वो मॉर्फ्ड पिक वगैरह या शक्ल बन सकती है ना? हमने इतनी सारी वीडियोज़ देखी हैं कि जो लोग एक्चुअल में वो नहीं होते हैं, वो एआई से उनकी वीडियोज़ बनाई गई होती हैं, राइट? तो उससे भी स्कैम होना बढ़ जाता है क्योंकि उससे आप फेक आइडेंटिटी बना रहे हो, किसी की आइडेंटिटी चुरा रहे हो, उसके बेसिस पे कोई अकाउंट बना रहे हो और किसी को धोखा दे रहे हो, तो एंड में ये सारे फाइनेंशियल स्कैम्स ही होते हैं। एंड में आपके पैसे के पीछे ही होते हैं, राइट? ये अनबिलीवेबल ऑफर्स, फेक इंटर्नशिप, स्कॉलरशिप। तो लिंक्डइन पे क्या होता है, लिंक्डइन अगर आपने कभी यूज़ करा है, तो उसमें ये फेक इंटर्नशिप्स वाली चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। तो लोग ऐसा लिख देते हैं कि आपको इंटर्नशिप मिल जाएगी, आप बस इस लिंक पे क्लिक कर दो और यहाँ अपनी डिटेल भर दो। और फिर उसके बाद उनका फ़ोन आता है आपको और फिर वो आपकी डिटेल मिसयूज़ करते हैं। तो हर जगह चौकन्ना होना, डबल चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं और हम सबसे ज़्यादा टारगेटेड होते हैं, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा डिजिटल पेमेंट करते हैं और हम सबसे ज़्यादा इन ऑफर्स में भी फँसते हैं। कोई हमको कह दे 12,000 में आईफ़ोन मिल रहा है, हम कहेंगे भाई साहब वन प्लस भी नहीं आता, इतने में तो सैमसंग भी नहीं आता, हमें तो आईफ़ोन मिल जाएगा, राइट? तो हम फँसते भी जल्दी हैं इसी वजह से। हमारे घर वालों को तो विश्वास ही नहीं होता इन चीज़ों पे, क्योंकि वो डिजिटल पेमेंट पे ही विश्वास नहीं करते थे। अब करना शुरू हो गए अलग बात है, और अब तो वो ज़्यादा जल्दी फँस जाते हैं, वो भी अलग बात है। बूढ़े-बड़े लोगों को फ़ोन आते हैं तो वो ज़्यादा डर जाते हैं। बट सबसे ज़्यादा हम इसलिए वल्नरेबल थे, अब तो ठीक है हम शातिर हो गए हैं इस उम्र तक आके, बट सबसे ज़्यादा हम पे इसलिए भारी पड़ सकती थी ये चीज़, क्योंकि हमको अनबिलीवेबल ऑफर्स पर बिलीव करने की आदत है ना? कि ओ भाई साहब इंटरनेट पे इतनी सस्ते में ये चीज़ कैसे मिल सकती है? चलो चेक करते हैं। चलो चेक करते हैं में आप अपनी डिटेल डालोगे, वो उसके पास चली जाएगी, फ़ोन करेगा, ओटीपी माँगेगा, पैसे निकाल लेगा, है ना? तो इसलिए कहते हैं कि कभी सस्पिशियस लिंक्स पे टैप मत करो, है ना? कोई जानकारी नहीं है तो वहाँ पे लॉगिन मत करो, है ना? तो दीज़ आर सम एग्जांपल्स, आगे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, उनको पढ़ते हैं। अवेयरनेस इज़ योर स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेक्शन। अभी हमने बात करी कि अब हम अवेयर हो गए। अब हमें पता है ऐसे स्कैम होते हैं, व्हाट्सएप पे भी ऐसे गंदे-गंदे लिंक आते हैं, तो अपने को टैप नहीं करना है, राइट? तो फिर भी हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, कैसे बच सकते हैं। How scammers hack your emotions. Fraud is dishonest activity to steal money or data. Fraudsters attack your emotions first, so you react without thinking. तो ये बेसिकली क्या कहते हैं? ये बेसिकली ऐसे कहते हैं कि मान लीजिए इन्होंने आपको कहा एकदम से कि 3 मिनट में आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। 3 मिनट में आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा अगर आपने मेरे को जो आपके फोन में ओटीपी आया है वो नहीं बताया। तो उन्होंने आपके दिमाग में एक अर्जेंसी क्रिएट कर दी कि भाई साहब 3 मिनट में अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। तो उन्होंने सोचने का ही टाइम नहीं दिया। है ना? तो वो अर्जेंसी बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं। तो ऐसा भी होगा कि आपको मान लो कोई एकदम से, ये मेरे साथ हो रखा है, आपको इंस्टाग्राम पे एकदम से कोई मैसेज करे कि मेरे पास तेरी ऐसी-ऐसी फ़ोटोएँ हैं, तू मेरे को अभी रिप्लाई कर आधे घंटे में वरना मैं फ़ोटोएँ लीक कर दूँ। ऐसा होता ही नहीं है। आएगी कहाँ से भाई? तू मेरे पास है, तू मेरे घर पे रहता है क्या?
नहीं आएगी ना। तो वो आपकी अर्जेंसी का फायदा उठाते हैं, वो आपके डर का फायदा उठाते हैं, है ना? वो आपसे पैसे मांगते हैं और आप अपने डर में उनको पैसे दे देते हैं, जबकि उनके पास कुछ ऐसा होता नहीं है, राइट? तो सबसे पहला यहाँ पे जो वर्ड यूज करा है, अर्जेंसी एंड फियर, इसको हम कैसे अवॉइड करेंगे? हम एकदम से रिप्लाई नहीं करेंगे, हम सोचेंगे, हम किसी और से डिस्कस करेंगे। जैसे कई बार ऐसा हुआ है, कितनी बार मेरे को अभी भी याद है, ये देखा था मैंने कि मान लीजिए एकदम से मेरे मम्मी पापा को किसी को फोन जाता है कि मम्मी मम्मी मैं मिष्टी बोल रही हूँ, या मैसेज आता है मैं मिष्टी बोल रही हूँ, मेरा फोन टूट गया है, ये मेरे दोस्त का फोन है और मेरे को घर आना है, तो मेरे को एक काम करो, आप 1,000 रुपए ट्रांसफर कर दो, या जो भी है, मेरे को नया फोन लेकर आना है, तो मेरे को 5,000 रुपए ट्रांसफर कर दो, है ना? अब इसमें क्या होता है, माँ बाप को लगता है कि भाई साहब बच्चा सच ही बोल रहा होगा, वो पैसे भेज देते हैं। इसके बजाय वो क्या कर सकते हैं, एकदम अर्जेंसी ना करके वो अपने बच्चे को उसके एक्चुअल नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बच्चा फोन उठा लेगा, बता देगा कि ऐसा कुछ तो है नहीं, मैं तो यही हूँ, मेरा फोन भी मेरे पास है ना? तो अर्जेंसी एंड फियर को अवॉइड करने का बेस्ट तरीका ये है कि आपको लंबी सांस लेनी है और आपको सोचना है कि एकदम से ऐसा नहीं हो सकता, ये फेक है, मेरे को किसी और से बात कर लेनी चाहिए, राइट? आपको, अगर आपका दिमाग खुद का नहीं चल रहा है, तो आप किसी और को कॉल करें, उससे बात करें, और फिर आपको मे बी रियलाइजेशन हिट करेगी कि ये फेक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, योर बैंक अकाउंट विल बी ब्लॉक्ड टुडे। क्यों भाई? कैसे? क्यों? तो आप अपने बैंक को फोन करो, बोलो, पूछो कि क्या ये आपने भेजा है, क्या ये सच है? फिर आपको बैंक बताएगा सच नहीं है, तो आपको साफ पता चल जाएगा ये झूठा मेल है। पता है क्यों? क्योंकि अगर ये लिखा हुआ है ना, योर बैंक अकाउंट विल बी ब्लॉक टुडे, ये लिखकर ना वो नीचे आपके बैंक का ही लिंक भेजेंगे, बट एक्चुअल में आपके बैंक का लिंक नहीं होता है, वो उनका लिंक होता है। आप उस लिंक पे क्लिक भी करोगे ना, तो एकदम आपकी बैंक की ही वेबसाइट खुलेगी, आपको लगेगा भाई साहब तो मेरा ही बैंक है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगेन उन्होंने एकदम फेक लिंक क्रिएट करा होता है, उस पे आप अपनी डिटेल्स डालते हो, आपकी डिटेल्स चली जाती है, आपका अकाउंट खाली हो जाता है, राइट? बहुत सारे ऐसे स्कैम्स देखे, इनफैक्ट पता है, मैंने देखा था कुछ ऐसे चार्जर वगैरह से भी, अगर स्ट्रीट पे कोई चार्जर है उससे भी कनेक्ट करो, तो वो भी आपकी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लेता है, राइट? कोई एकदम से लड़की आपका फोन मांगती है सड़क पे कि मेरे को एक कॉल करने दो, उतने में वो ओटीपी बता देती है आपके फोन से निकाल के, राइट? तो अर्जेंसी, फियर और मतलब हर चीज को एक सुस्पिशियस निगाहों से देखो, देखो कि ये बंदा मेरे साथ गलत कर सकता है, और तुमको लगता है नहीं कर सकता तभी दो, राइट? तो ग्रीड एंड एक्साइटमेंट, एकदम से आपको फोन आता है या कोई मेल आती है कि आपने लॉटरी जीत लिया है, आपने स्कॉलरशिप जीत ली है ना? तो आप एकदम से अपनी डिटेल दे देते हो, वो आप कहते हैं कि ये क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करो, आपको आपके लॉटरी के पैसे आ जाएंगे। क्यूआर कोड से एक चीज को याद रखें, क्यूआर कोड से सिर्फ पैसे जाते हैं, कभी पैसे आते नहीं हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी का क्यूआर कोड स्कैन करो और आपके पास पैसा आ जाए, है ना? एक चीज और होती है, जो इंस्टाग्राम का जैसे थ्रेड्स करके ऐप है, उसपे ना बड़े सारे वो डालते रहते हैं कि हमको डेटा एंट्री करके दे दो, हम आपको महीने का ₹1,00,000 दे देंगे। डेटा एंट्री ऐसी जॉब है कि महीने का 30,000 से ऊपर मिल ही नहीं सकता। तो आपको एकदम से फील कराने के लिए कि भाई साहब कितना अच्छा ऑफर है, फिर आप उनको मैसेज करो, वो आपकी अकाउंट डिटेल्स मांगते हैं, और फिर अकाउंट डिटेल से किसी तरीके वो आपका अकाउंट खाली कर देते हैं, राइट? तो ऐसी चीजें जो टू गुड टू बी ट्रू लगे, जो लगे कि ये तो सच हो ही नहीं सकती, वो सही में सच नहीं होती है। तो बस यही चीज को दिमाग में रखना है ना? ये अलग अलग एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आई होप आप इनको एक बार रीड कर लें, समझ आ जाएगा। यू आर अ लॉटरी विनर, लिमिटेड टाइम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। मान लो कोई आपको ऐसा 5 लाख रुपए में घर दे रहा है जो 1 करोड़ में बिकता है, बताओ मिल सकता है क्या? जो चीज टू गुड टू बी ट्रू होती है वो ट्रू नहीं होती है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है? Scammers often create urgency or fear. If you feel rushed, it's probably a trap. एकदम से आप पर दबाव डाल रहे हैं कि अभी जवाब दो, आधे घंटे में जवाब दो, 5 मिनट में जवाब दो। अगर वो ऐसा अर्जेंसी क्रिएट कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो एक ट्रैप है, ठीक है? द ओटीपी स्कैम, ये तो हमने बहुत बार पढ़ा ही है, एक बार इसको रीड कर लो। सर और मैडम, योर एटीएम कार्ड इज ब्लॉक्ड, प्लीज शेयर द ओटीपी टू योर फोन फॉर वेरिफिकेशन टू अनब्लॉक इट। तो ऐसे में आपको क्या करना है? आपको अपने बैंक को कॉल करना है, पूछना है कि ये मेरा नाम है, ये मेरा एटीएम कार्ड है, क्या मेरा एटीएम कार्ड ब्लॉक हुआ है? जो आपको कॉल आ रहा है, जो आप पर अर्जेंसी क्रिएट कर रहा है, जो आपसे ओटीपी, पासवर्ड या पिन मांग रहा है, हमेशा बैंक की आपको, अगर आप बैंक को कॉल करो ना, वो हमेशा आपको कॉल या मैसेज पे बोलते हैं कि बैंक विल नेवर आस्क फॉर योर ओटीपी और पासवर्ड ओवर मैसेज और कॉल। हमेशा वही लाइन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको पता है कि ऐसे स्कैम बहुत होते हैं, और उनको पता है कि लोग उस टाइम अर्जेंसी में, डर में एकदम से ओटीपी दे देते हैं, है ना? तो अब सिंस आपको पता है कि ये स्कैम होता है, आप कॉल काटोगे, आप अपने बैंक को कॉल करोगे और आप पूछोगे कि सर मैडम क्या मेरा कार्ड सही में ब्लॉक्ड है, एंड यू विल गेट योर आंसर, ठीक है? बैंक्स, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, बैंक्स नेवर आस्क फॉर एन ओटीपी ओवर कॉल्स और मैसेजेस। टेक अवे, sharing an OTP is like handing over the keys to your house to a stranger over the phone.
कितनी फनी चीज लिखी हुई है, राइट? अभी तक किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लें। एक मिनट, स्क्रीन एग्जिट हो। कोई डाउट है किसी को अभी तक? है तो पूछ लो। नो? इजी है ये तो कंसेप्ट, ये तो काफी पढ़ा ही होगा, बट फिर भी एक रिवीजन हो रहा है, ठीक है। ओके, फिर हम कंप्लीट करते हैं इसको। ठीक है, परफेक्ट। आवाज आवाज क्लियर है ना? वो मैंने एक्चुअली एसी चलाया था, एसी की आवाज तो नहीं आ रही है, मतलब मेरी आवाज आ रही है, राइट? आई होप। ठीक, परफेक्ट। ओके। नो मैम, ठीक है। ओके, स्वीट। आ जाओ, कंप्लीट करते हैं इसको। 7वीं स्लाइड पे हैं हम। स्लाइड्स तो काफी सारी हैं, कोशिश करके निपटाते हैं इसको। आ जाओ। ये हमने पढ़ लिया, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है, आगे चलते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर स्कॉलरशिप, स्कैन दिस QR कोड एंड एंटर योर पिन टू रिसीव 5,000 डायरेक्टली इनटू योर बैंक अकाउंट। एक चीज मैंने कही है जो आपको हमेशा याद रखनी है। जो क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है, जो QR कोड होता है, वो हमेशा पैसे निकालने के लिए होता है। उससे पैसे कभी भी अकाउंट में नहीं आते हैं। तो आपको कभी भी लाइफ में ऐसा कोई मैसेज दिखे तो आपको समझना है वो स्कैम है, क्योंकि QR कोड आप जैसे ही डालेंगे वो 5,000 आपके अकाउंट से निकल जाएंगे। Scanning a QR code and entering a PIN usually sends money. It does not receive money. QR कोड को हमेशा स्कैन करके पैसे जाते हैं, रिसीव नहीं होते हैं। You scan the code, enter your PIN thinking you are verifying your identity and the money gets deducted from your account. Safety tip, always verify before making payments. और ये तो आपको मैंने बता ही दिया कि QR कोड से हमेशा पैसे जाते हैं, कभी आते नहीं। ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ साइबर फ्रॉड्स, फेक पेमेंट स्क्रीनशॉट्स। ऐसा भी बहुत बार होता है, फेक पेमेंट स्क्रीनशॉट तो कितने देख लिए, दिमाग खराब हो गया। आप लोगों ने भी वो स्कैम देखा होगा कि किसी को कहो कि 800 रुपए की पेमेंट कर दे ज्वेलरी के लिए या कुछ के लिए, तो 8,000 की कर देता है, फिर कहता है बाकी पैसे वापस कर दो। अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं आया होता है, अकाउंट में भी वो एक ऐसा व्हाट्सएप मैसेज भेज देगा आपको, या एक ऐसा टेक्स्ट मैसेज भेज देगा कि ₹8,000 क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट। बैलेंस चेक करो। बैलेंस चेक करो, क्या सही में 8,000 रुपए आए हैं? अगर बैंक तुम्हारे अकाउंट में 2,000 रुपए हैं, तो फिर 8,000 कहाँ से आएंगे? है ना? तो ये भी बहुत फेक होता है, राइट? तो एग्जाम्पल्स ये सब आपको पता है, ये सब आपने रियल लाइफ में, रील्स में, हर जगह देखा है, राइट? फ्रॉडुलेंट शॉपिंग वेबसाइट, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि कोई फेक इंस्टाग्राम पेज बना लेता है या कोई फेक ऐसा वेबसाइट बना लेता है ना? तो कोशिश करो कि आप अपना अकाउंट जो ऑर्डर जो है वो कैश ऑन डिलीवरी पे लो, वरना अगर आपको पेज पे विश्वास है तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और कैश ऑन डिलीवरी इसलिए फायदेमंद है कि कोई आपको चूना नहीं लगा सकता है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो इसलिए भी बेनिफिशियल है कि मान लो कि वो बंदा आपको ऑर्डर भेज भी देता है, बट वो कुछ बेकार सामान भेज देता है, तो कैश ऑन डिलीवरी पे आप क्या कर सकते हो? आप उसी के सामने ऑर्डर खोलो और देखो कि उसने सही सामान भेजा है कि नहीं। हो सकता है कि उसने बोला कि आपको शर्ट भेजेगा और वो आपको कुछ गंदी सी पुरानी शॉर्ट्स या गंदा सा कपड़ा भेज देता है। ये भी मेरे फ्रेंड्स के साथ हो रखा है, कुछ ऐसा गंदी सी पुरानी सी चुन्नी डाल दी थी, मांगी उससे शर्ट थी, राइट? तो हो सकता है ऐसा स्कैम भी हो। तो कैश ऑन डिलीवरी का ये भी फायदा है कि जैसे कैश ऑन डिलीवरी का ऑर्डर आया, आप वहीं डिलीवरी बॉय के आगे ऑर्डर खोल के देखो कि ऑर्डर सही है कि नहीं, नहीं है तो एक्सेप्ट करने से मना कर दो, राइट? तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि फ्रॉडुलेंट शॉपिंग वेबसाइट्स हो सकती हैं, फेक पेमेंट स्क्रीनशॉट्स हो सकते हैं, क्यूआर कोड स्कैम हो सकते हैं, तो आपको सावधानी बरतनी है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि क्यूआर कोड पे हमेशा पैसे जाते हैं, रिसीव नहीं होते हैं। शॉपिंग वेबसाइट्स पे अगर आपको उस वेबसाइट के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप कैश ऑन डिलीवरी करें। जब वो बंदा डिलीवर करने आए, तो आप पार्सल उसी के आगे खोल के देखें। फेक पेमेंट स्क्रीनशॉट से कैसे बच सकते हैं? आप अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर लें, अगर बैलेंस बड़ा है तो वो सच्चा है, वरना वो फेक है। ठीक है? और यूजुअली फेक पेमेंट स्क्रीनशॉट्स में एक चीज और होती है कि मान लो जैसे मैं पहला मेरा जो स्टार्टअप था, मेरा एक ज्वेलरी का पेज था। तो मैंने जैसे ही किसी को बताया कि हाँ हाँ ऐसे ऐसी ज्वेलरी है, इतने पैसे देने हैं, उसने एकदम से कोड मांगा, क्यूआर कोड, एकदम से पेमेंट कर दी। वरना लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि ठीक है सोच के बताते हैं, या और इंक्वायरी करते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है, अगर ये टूट गया तो वारंटी है ना? उसने एकदम से डिटेल मांगी, एकदम से क्यूआर मांगा, पेमेंट कर। तो दाल में कुछ काला मेरे को लग गया उसी टाइम कि हो ही नहीं सकता कि तुम 1 मिनट के अंदर अंदर ऑर्डर फाइनल कर दो, है ना? तो मैंने चेक करा, पैसे नहीं आए थे, मैंने ब्लॉक कर दिया, है ना? तो दिस मेक्स सेंस, आई होप दिस मेक्स सेंस टू यू। आगे चलते हैं। अगेन, अनरियलिस्टिक प्राइस, 12,000 रुपए में आपको आईफोन मिल रहा है। आपको लगेगा आज तो चांदी हो गई, उस बंदे की चांदी हो गई जिसको आप पैसे देने वाले हो, क्योंकि आपको कुछ नहीं मिलने वाला है ना? यहाँ पे देखो व्हाट्सएप मैसेज कैसे दिखाया हुआ है। फेक पेमेंट स्क्रीनशॉट पोस्टेड बाय द सेलर एज प्रूफ।
है ना? आप सेलर को कहते हो कि हमें प्रूफ दिखाओ, या फिर हम आप जैसे अगर मैं बिज़नेस कर रही थी, मेरे को कोई कहता है आप प्रूफ दिखाओ कि आपका बिज़नेस सच्चा है ना? और मैं उसको नकली एआई जनरेटेड फ़ोटो भेज दूँ कि ये देखिए ये मेरे बिज़नेस का सामान है ना? तो आपको रियलाइज़ेशन होनी चाहिए कि ये फ़ोटो असली है या ये एआई जनरेटेड लग रही है। ऐसे टाइम पे मैं क्या करती थी, मैं वीडियो कॉल कर लेती थी कि ये देखो सारा सामान पड़ा हुआ है, ये देखो आपका ऑर्डर पैक हो रहा है ना? तो ऐसे किसी बंदे से अगर आपको ऐसे ऑर्डर करना है सामान जिस पे आपको ट्रस्ट नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आप उनको कह सकते हो आप वीडियो कॉल कर दो, है ना? तो फेक पेमेंट स्क्रीनशॉट्स का आपको आइडिया है, अनरियलिस्टिक प्राइस का आपको आइडिया है कि ऐसा रेट देख के आपको लगेगा कि भाई साहब इतना सस्ता, मेरे तो वर्षा हो गई खुशियों की, है ना? ऑल्दो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो एक बेसिक नॉलेज लगाना कि कोई चीज़ अगर ऐसा लग रहा है कि ये तो सच हो ही नहीं सकती, वो सच नहीं होगी, ठीक है? टू गुड टू बी ट्रू इज़ यूजुअली नॉट ट्रू, ठीक है? सस्पिशियस लिंक्स और टेलीग्राम ओनली कम्युनिकेशन, टेलीग्राम पे बहुत स्कैम होते हैं। आप इंस्टाग्राम की थ्रेड्स ऐप पे जाओगे ना, वो सब लोग आपको कहेंगे कि आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज करो। तो वो टेलीग्राम पे ओनली मैसेज करने वाले लोग भी काफ़ी हद तक स्कैम होते हैं, है ना? तो आपको मान के चलना है कि वो बंदा स्कैम ही है, और फिर हो सकता है बाद में आपको पता चल जाए नहीं है तो बढ़िया, बट आपको सावधानी पहले से बरत के रखनी है कि हाँ, ये तो स्कैम ही होगा, है ना? तो जैसे कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आपको ये नहीं देखना कि बाद में आपको पता चले कि वो बंदा स्कैम है। आपको अगर टेलीग्राम पे कोई डायरेक्ट सिर्फ टेलीग्राम पे मैसेज करने को कह रहा है, तो आपको मान के चलना है कि वो बंदा स्कैम है, और बाद में अगर वो सही निकला तो आपके लिए बढ़िया हो जाएगा, राइट? द रियलिटी, दीज आर फिशिंग एप्स, फिशिंग ट्रैप्स। फिशिंग का आगे हम मतलब पढ़ेंगे इलैबोरेटली, पूरी स्लाइड है इस पे। डिजाइन टू स्टील योर पेमेंट इन्फॉर्मेशन और टेक योर मनी एंड डिसअपियर। द रूल, इफ एन ऑफर, देखो जो मैंने लाइन बोली एग्जैक्टली वही लाइन, टू गुड टू बी ट्रू अगर कोई लाइन लग रही है तो वो फेक होगी। इसलिए एक्चुअली आप एक बार अपने ऐप में बैलेंस चेक करें, फेक पेमेंट स्क्रीनशॉट का पैसे नहीं आए हैं मतलब वो ऐप फेक, मतलब वो स्क्रीनशॉट फेक है, राइट? कोई डाउट तो नहीं है? सही चल रहा है, सब स्मूथ है? ठीक है, परफेक्ट। ओके, ओके। करंट स्लाइड, ठीक है। आपका बेसिकली कुछ प्रिकॉशन मेथड्स दे रखे हैं कि कैसे आप स्कैम से बच सकते हैं। यहाँ पे लिखा है रेड का मतलब है स्टॉप, नेवर रश, फ्रॉडस्टर्स रिलाई ऑन यू, एक्टिंग क्विकली आउट ऑफ फियर और एक्साइटमेंट। आपको एकदम से कह दिया कि 3 मिनट में आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा अगर आपने ओटीपी नहीं बताया, या आपको बोला कि आपकी स्कॉलरशिप जो है ना वो केवल 1 घंटे तक एक्टिवेटेड है, अगर आपने 1 घंटे में उस क्यूआर कोड पे स्कैन करके उस अपना पिन नहीं डाला तो वो स्कॉलरशिप चली जाएगी। तो आप एकदम से कर दोगे, 1 घंटा भी नहीं बोलेंगे, कहेंगे 10 मिनट तक है ना? तो अभी करो, इसी मोमेंट करो, कॉल पे करो, है ना? अर्जेंसी क्रिएट कर देना, है ना? आपका जैसे कह देंगे आपको बिजली विभाग से फ़ोन आया है, आपका बिल जो है ना 50,000 रुपए आया हुआ है, तो आप पेमेंट करो। अच्छा आप कह रहे हो कि इतना नहीं है, इतना होगा तो अच्छा ये वाली पेमेंट कर दो। मतलब किसी भी तरीके आपको भड़काएँगे, कहेंगे कि हम यहाँ से कॉल कर रहे हैं, वहाँ से कॉल कर रहे हैं, है ना? अपनी व्हाट्सएप की डीपी ऐसी लगा देंगे पुलिस वाले की, और फिर कहेंगे कि हम पुलिस से कॉल कर रहे हैं, आपकी बेटी हमें यहाँ मिली है। तो दे विल जस्ट ट्राई टू ट्रिक यू। तो आपको देखना है कि अगर वो आपको एकदम रश करने को कह रहे हैं अभी करो, जल्दी करो, तो आपको वेट करना है। अगर आपका दिमाग नहीं चल रहा है, आपको अपने फ्रेंड को कॉल करना है ना? किसी और से कंसल्टेशन लेना है। अगर वो कह रहे हैं कि 100-100 बंदा जो है उनको मिला, तो उस 100-100 बंदे को कॉल करो। मैं पापा को कह दिया कि मेरे को मिष्टी मिली है, पापा ने मेरे को कॉल नहीं करा क्योंकि मैं घर पे ही थी। बट मैं बाहर होती तो पापा मेरे को कॉल करते कि तू कहाँ है? मैं बता देती मैं ट्यूशन में हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ। तो उनको रियलाइज़ हो जाता कि जो उनको कॉल आया था वो फेक था, है ना? तो सावधानी ऐसे बरतनी है, ठीक है? रेड स्टॉप, येलो थिंक, इज़ दिस पर्सन रशिंग मी? व्हाई आर दे आस्किंग फॉर सीक्रेट डिटेल्स? कोई ओटीपी क्यों मांग रहा है, कोई पासवर्ड क्यों मांग रहा है, सोचना है। या ये भी सोचना है कि कोई हमें इतनी अच्छी डील क्यों दे रहा है, उनको क्या फायदा होगा हमें अच्छी डील देने से, हैं? कोई हमारा फायदे का क्यों सोचेगा? आपके घर वालों के अलावा कोई आपके फायदे का नहीं सोचेगा, सबको पैसे बनाने हैं, तो वो आपके फायदे का क्यों सोचेगा, राइट? ग्रीन, वेरीफाई, चेक रिसीवर डिटेल्स केयरफुली। जैसे अब क्या होता है कई बार, वो ऐसा आपको डायरेक्ट करता है पेमेंट लिंक पर, है ना? कहेगा हम एक्सिस बैंक से बोल रहे हैं, आपके क्रेडिट कार्ड के चार्जेस ड्यू हैं, डेबिट कार्ड के चार्जेस ड्यू हैं, यहाँ पे लिंक पर क्लिक करके पेमेंट कर दो। तो जब आप पेमेंट करने जाओगे ना, तो आपको अगर आपकी वो यूपीआई वाली ऐप खुलती है, तो उस पे लिखा होता है कि पैसे किसको जा रहे हैं। तो आपको देखना है पैसे जो है वो टू एक्सिस बैंक नहीं जा रहे होंगे, पैसे जा रहे होंगे टू rahul@123। आपको वहीं समझ लेना है कि राहुल कोई अपना पर्सनल अकाउंट पे बैंक के पैसे क्यों मंगाएगा? नहीं मंगा सकता, राइट? तो बंदा फ्रॉडस्टर है। तो आपको धीमे से पहले आपको रुकना है, आपको सोचना है कि ये बंदा
सही डिटेल्स मांग रहा है, गलत डिटेल्स मांग रहा है, क्या मेरी प्राइवेट डिटेल्स मांग रहा है, राइट? सबसे पहले थमना है, सोचना है, सोच नहीं पा रहे तो किसी फ्रेंड से पूछना है, राइट? और लास्ट में वेरिफिकेशन करना है। सब सही भी लग रहा है तो पेटीएम अकाउंट वेरीफाई करो। पेटीएम अकाउंट अगर एक्सिस बैंक का नहीं है, मतलब एक्सिस बैंक को पैसे नहीं जा रहे हैं, उस पर्सनली उस बंदे को जा रहे हैं जो आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं, राइट? यूज ट्रस्टेड एप्स ओनली, अवॉइड पब्लिक वाईफाई फॉर बैंकिंग। पब्लिक वाईफाई ब्लूटूथ हमने कल पढ़ा था कि इससे फोन में वायरस आ जाता है, क्योंकि आपने एकदम अपना ब्लूटूथ खोल रखा है। मतलब बेसिकली ब्लूटूथ खुल रखा है, मतलब आपके फोन से कोई भी कनेक्ट कर सकता है ना? आपके फोन में वाईफाई का वो खुला हुआ है, तो मतलब आपके फोन से कोई भी फेक ना, आपके फोन से कोई भी आप ओपन वाईफाई कनेक्ट कर सकता है। ओपन वाईफाई पे आपकी डिटेल्स जा सकती हैं, है ना? अब इसकी जो इंट्रिकेसीज होती हैं कि कैसे डिटेल जाती हैं, क्या होता है, डेटा हवा में उड़ रहा है तो कोई कैसे उसको पकड़ लेता है, वो सब मेरे को भी इतना मालूम नहीं है। बट एज यू एंड आई हैव सीन कि ऐसा होता है, और आपको समझने की जरूरत भी नहीं है। बट बेसिकली हमने पढ़ा था अभी कि डिजिटल पेमेंट्स भी अगर आप ज्यादा करते हैं, जब आप अपने पैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेज रहे होते हैं, तो आपका डेटा थोड़ी देर के लिए ऐसे हवा में उड़ के जा रहा होता है। तो जो लोग ऐसे स्कैमस्टर्स होते हैं, कोडर्स होते हैं, वो एकदम से हवा से डेटा को पकड़ लेते हैं और आपकी डिटेल्स अपने पास ले लेते हैं, राइट? बस फिर वो आपको डायरेक्ट सिर्फ ओटीपी के लिए फोन करते हैं, राइट? तो इसलिए ट्रस्टेड एप्स को यूज करें। पब्लिक एरिया में पब्लिक वाईफाई ना पकड़े या ब्लूटूथ ना लें अनलेस आपको पता है कि वो ट्रस्टेड है, राइट? एनेबल 2FA मतलब टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, राइट? मान लो ऐसे हवा में डिटेल्स जा रही है तो उसको आपको पासवर्ड पता चल गया। बट अगर आपने पासवर्ड और ओटीपी दोनों की इंफॉर्मेशन लगा रखी थी कि हमें दोनों इंफॉर्मेशन देनी है तभी पैसे निकलेंगे, तो उसका आपको ओटीपी पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि ओटीपी आपके फोन में आया होगा, ऐसे हवा में उड़ते हुए कहीं नहीं जा रहा होगा, वो आपके पास आपके फोन में आया होगा। वो आपको कॉल करने के लिए वही मांगेगा, कॉल करके वही मांगेगा, एंड आप उसको नहीं देंगे, उसका प्लान फेल हो जाएगा, राइट? तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन उन चीजों पे लगाना जरूरी है, एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी उन पे लगाना जरूरी है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने एक चीज पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग में आपको याद है मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था नेट बैंकिंग ज्यादा सेफ है। क्यों ज्यादा सेफ है? वहां पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, वहां पासवर्ड भी होता है और फिर आपके फोन पे ओटीपी भी जाता है, राइट? तो इसलिए जो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाएं। पब्लिकली अवेलेबल वाईफाई यूज करना अवॉइड करें। अपना ब्लूटूथ पब्लिक एरिया में खोलना अवॉइड करें, फोन में वायरस आ जाएगा, वायरस आएगा, डिटेल्स चली जाएंगी। केवल ट्रस्टेड एप्स को यूज करें। कोई एकदम से आपको कहता है फोन करके कि 3 मिनट में इस ऐप को डाउनलोड करो वरना आपका बिजली कट जाएगी या आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, फिर इस ऐप में अपनी डिटेल्स डालो। तो आपको समझना है कि कोई आपके दिमाग में अर्जेंसी क्रिएट कर रहा है, तो देयर इज 99.99% चांस कि वो बंदा फ्रॉड ही है। आपको उसको फ्रॉड मान के चलना है। और फिर वो फ्रॉड नहीं निकलता तो बहुत बढ़िया, बट फ्रॉड मान के चलना है, ठीक है? ओके, मैं 1 मिनट पानी पीऊँ गाइस। कोई डाउट है तो चैट में लिख देंगे। 1 मिनट में आ रही हूँ बस। ठीक है, कोई डाउट नहीं, आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? बेसिकली वॉल्ट इज यही जिसमें कुछ ट्रेजर्ड या ट्रेजरी डालते हैं, है ना? तिजोरी, तिजोरी बोलती है ना, बड़ी सी, हमने पिक्चर्स में देखी है, पुरानी से तिजोरी खुलती है, पासवर्ड डलता है। या आपने कोई मूवी देखी होगी जिसमें ऐसे चोरी वगैरह हो रही होती है, मैं एग्जैक्टली नाम भूल गई, शाहरुख खान की मूवी होती है, वो ऐसा पूरा घुमा के पासवर्ड डाल के खोल रहे होते हैं उसको, है ना? तो द वॉल्ट, वॉल्ट इसी को कहते हैं जिसमें ये तिजोरी बाहर लगी होती है, अंदर होता है, इसको वॉल्ट कहते हैं, जो बना हुआ है आपके स्क्रीन पे। प्रोटेक्टिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शुड नेवर बी शेयर्ड पब्लिकली इवन विद पीपल क्लेमिंग टू हेल्प यू। मान लो कोई एक बुड्ढे अंकल हैं, वो एक एटीएम पे जाते हैं,
ठीक है, वो एटीएम पे जाते हैं, एटीएम से उनको पैसे निकालने हैं। अब उन्होंने ना अपना चश्मा नहीं पहना हुआ, तो उनको ना थोड़ी सी दिक्कत हो रही है वो पिन कोड डालने में, वो जो वहां पे नंबर्स होते हैं उसमें पिन कोड डालने में दिक्कत हो रही है। तो एकदम से एक लड़का देखता है कि भाई साहब ये अंकल तो फुद्दू हैं, ये मैं क्या करता हूँ, मैं ना फटाफट इनके पास जाता हूँ, इनकी हेल्प करता हूँ और पीछे से ना इनका कार्ड निकाल लूंगा। वो जाता है, अंकल उसको पिन बताते हैं, वो उनका पिन डालता है, फिर एकदम से अंकल से वो गले मिलने लगता है, फटाफट अंकल की जेब से कार्ड निकाल लेता है। फिर वो उनका कार्ड डाल के पिन डाल के उनके पैसे निकाल लेते हैं, है ना? तो इवन विद पीपल क्लेमिंग टू हेल्प यू, कोई स्ट्रेंजर आपकी हेल्प क्यों करना चाहेगा? अगेन आपको मान के चलना है कि लोग आपकी हेल्प नहीं करना चाहते हैं, सब लोग स्कैम है। मेरे को पता है बहुत अजीब असम्पशन है, बट आपको ये मान के चलना है क्योंकि कोई आपकी हेल्प क्यों करना चाहेगा? ऐसे बहुत कम लोग हैं आज के दिन डेट में जो बिना किसी फायदे के आपकी हेल्प करना चाहेंगे। तो आपको मान के चलना है कि कोई आपकी हेल्प क्यों करना चाहेगा, इसलिए आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है कि हमें किसी को अपनी सेंसिटिव प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, ओटीपी, पासवर्ड नहीं देना है। ठीक है? डू नॉट शेयर एटीएम पिन, अभी हमने पढ़ा एटीएम पिन, हाइड इट इवन एट द मशीन, नेवर टेक हेल्प फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड, बैंक पासवर्ड्स, मेक देम यूनिक, यूज सिंबल्स, डोंट यूज बर्थडेज। ये तो सबको ही पता है, कोई अपना बर्थडे यूज कर देगा तो दिक्कत है काफी, है ना? सीवीवी नंबर, सीवीवी नंबर हमने देखा था, वो 3 डिजिट नंबर जो आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है, उसके पीछे जो 3 डिजिट नंबर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए वो अलग से पीछे दिया होता है कि उसको कोई कॉपी ना कर पाए, राइट? तो ये रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट है कि इनको तो कतई शेयर नहीं करना है किसी के साथ, बिकॉज ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, इवन टू पीपल जो आपको ऐसा हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, दिखा रहे हो आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। The unavoidable bumps, real life emergencies. You can plan perfectly and avoid every scam, but life still happens. Unexpected emergencies can destroy savings, create debt, and cause immense stress. इसका क्या मतलब है? अब हम बेसिकली अगले टॉपिक पे जंप कर रहे हैं। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि हो सकता है आपने मेरी सारी बात सुनी हो, आप मेरी हर बात माने और लाइफ में आपके साथ भगवान ना करे कोई स्कैम ना हो, मतलब भगवान करे आपके साथ लाइफ में कभी कोई स्कैम ना हो। बट ऐसा फिर भी तो हो सकता है कि आप एक दिन आप चाय पी रहे हो, जैसे मैं भी पी रही थी ना चाय, चाय पी रही थी मैं। मान लो मैं चाय पी रही हूँ, मैं एकदम से खुजली करने लगूं, एकदम चाय पूरी गिर जाए मेरे लैपटॉप पे, गया लैपटॉप। एक दिन एक्चुअली ऐसा हुआ था मेरे पुराने लैपटॉप के साथ कि मैं पानी पी रही थी, एकदम से मेरे को कॉल आया, मैं उठी, मेरे पैरों में लैपटॉप का चार्जर अटका, मेरे हाथ से पानी का ग्लास लैपटॉप पे गिर गया, गॉन, डन, लैपटॉप खत्म। तो आप कितने भी स्कैम से बच जाओ, कितनी भी चतुरता दिखा दो, है ना? कितना भी ऐसा दिख जाओ कि आप किसी स्कैमस्टर की हेल्प नहीं कर रहे, आप किसी को ओटीपी नहीं दे रहे, पासवर्ड नहीं दे रहे, एट द एंड ऑफ द डे आपका दिन फिर भी खराब हो सकता है। क्यों खराब हो सकता है? जैसे मैंने अभी लैपटॉप टूटने का एग्जांपल दिया, या एकदम से घर में कोई इमरजेंसी बिल आ गया, है ना? आपको एकदम से या फिर घर जाना पड़ गया, या आपकी मान लो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, आपकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया, आपका एक्सीडेंट हो गया, भगवान ना करे क्या। बट लाइफ जो होती है, लाइफ बहुत अनएक्सपेक्टेड है ना? हम क्यों प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें ये चीज पता है कि लाइफ बहुत अनएक्सपेक्टेड है। तो आपके साथ किसी भी मोमेंट कुछ भी हो सकता है जिससे घर में बहुत स्ट्रेस हो सकता है। अब एकदम से क्या है, मान लीजिए, कैसे बताऊं मैं आपको, एकदम से मान लीजिए भगवान ना करे किसी को घर में ऐसे एकदम से हार्ट अटैक आ जाता है, तो क्या होगा? एकदम से हॉस्पिटल भागना पड़ेगा, हॉस्पिटल में रूम लेना पड़ेगा, फिर हॉस्पिटल में बंदा रहेगा तो उसका कुछ दिन का बिल आएगा। मान लीजिए 1.5-2 लाख रुपए का बिल आ गया। मान लो आप सेविंग करते हो, बट आप फिर भी स्टूडेंट हो ना, आप इतनी सेविंग तो नहीं कर सकते। तो ये डर हमेशा बना रहता है कि कुछ ऐसा हो गया जिससे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया। कई बार लोगों को ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जो ठीक ही नहीं होती हैं, राइट? ऐसे एक सेकंड, ओके। तो जिस चीज की बात कर रही हूँ वही हो गया। मेरे ग्रैंडफादर को भी कल रात को हार्ट अटैक आ गया था। तो अब ये चीज जो होती है बहुत अनएक्सपेक्टेड होती है, बट अगर आपके अकाउंट में कुछ सेविंग्स हैं तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में टेंशन कम रहती है कि हमें कहीं से लोन नहीं लेना पड़ेगा इन सिचुएशंस के लिए, राइट? दूसरी चीज क्या हो सकती है जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं इंश्योरेंस के बारे में। अलग अलग टाइप की इंश्योरेंस होती है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस होती है, व्हीकल इंश्योरेंस होती है, हेल्थ इंश्योरेंस होती है ना? तो हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये कैसे-कैसे अलग होती हैं और कैसे ये हमें ऐसे खतरनाक स्ट्रेस से बचा के रखती हैं, राइट? जैसे अभी भी मेरे को याद है कि हमारे नोन में किसी को डेंगू हो गया था एंड दे हैड टू स्टे इन द हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स। पूरा खर्चा उनकी इंश्योरेंस कंपनी ने उठाया था, राइट? वरना 2 हफ्ते किसी महँगे हॉस्पिटल में रहने बंदे का दिवाला ना निकल जाए, राइट? बिकॉज़ हेल्थ बिल्स आर वेरी एक्सपेंसिव, दे आर अ लॉट, है ना? तो हमें पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में कि कैसी-कैसी टाइप्स की इंश्योरेंस होती हैं। बेसिक ओवरव्यू है जिससे आपके दिमाग में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बैठ जाए, ठीक है? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सडन मेडिकल एक्सपेंसेस लाइक डेंगू, देखो खुद ही डेंगू आ गया यहाँ पे, लाइक डेंगू ट्रीटमेंट, है ना? तुम लोगों को स्क्रीन दिख रहा है, होप नहीं दिख रहा हो तो बता देना, दिख रहा है तो बोलने की जरूरत नहीं है। अर्जेंट ट्रैवल, फैमिली इमरजेंसी बैक होम, ये भी हो सकता है, राइट?
critical tool failure, लैपटॉप crashes a month before final projects। अब ऐसा कुछ भी हो तो आपको एकदम फंड्स की जरूरत होती है, और इनमें से कुछ चीजों को हम इंश्योरेंस से इंश्योर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देती हूँ मैं, मान लीजिए कि एक बहुत बड़ी शिप है, बहुत बड़ी शिप है, वो है ना तेल लेकर जा रही है। आपने देखा होगा बीच में तेल का क्राइसिस हुआ था, सबको पता है, राइट? तो बहुत बड़ी शिप है, वो तेल लेकर जा रही है एक जगह से दूसरी जगह। मान लो एकदम से वो एक बड़े से आइसबर्ग, बड़े से वो आइस वाले जो होता है, आइस की जो स्टोन टाइप बन जाती है, एकदम से उससे वो टकरा गई। टाइटैनिक में देखा होगा ना आइसबर्ग, उससे एकदम से वो टकरा जाती है और उसमें मान लो छेद हो जाता है। छेद हो गया, ऑयल लीक करने लग गया। तो जो इतनी बड़ी शिप है, जो इतना इंपॉर्टेंट सामान लेके इतने बड़े साइज में एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी, उसका क्या हुआ? उसका ऑयल लीक हो गया। अब क्या होगा? अब तो जिस कंपनी की शिप थी उसका तो कितना नुकसान हो जाएगा, कितने करोड़ों का, मिलियंस ऑफ करोड़ का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि तेल भी गया, शिप भी गई। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, वो अपनी शिप की इंश्योरेंस करा लेते हैं, कि मान लो शिप की इंश्योरेंस पड़ी 2-3 लाख रुपए की उनको, कि अगर आपकी शिप को कुछ भी होता है तो हम आपको पैसे वापस करेंगे। अगर आपकी शिप को कुछ भी होता है तो हम आपकी शिप के, आपके तेल के पैसे वापस करेंगे। बट अगर आपकी शिप को कुछ नहीं होता तो वो पैसे आपके गए। जैसे कि जैसे कि मान लो कि आपने हेलमेट पहना हुआ है, आप हेलमेट पहन के कहीं बाहर जा रहे हो। अगर आपने हेलमेट पे पैसे खर्च करे हैं, है ना, करे हैं ना, आपने हेलमेट पहना, आप हेलमेट पहन के बाहर जा रहे हो, ठीक है, खुदा ना खास्ता आपका एक्सीडेंट हो जाए, बट आपने हेलमेट पहना था तो आपके मुंह को कुछ नहीं हुआ, राइट, आपकी जान बच गई। बट मान लो आपने हेलमेट पहना हुआ है और आप बिल्कुल सेफ्टी के साथ घर आ गए, कोई कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, उसके बाद भी आपके हेलमेट के पैसे तो गए ना। आप ये तो नहीं कह सकते कि मेरे को हेलमेट के पैसे वापस मिल जाने चाहिए क्योंकि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, है ना। तो इसका मैं ये बेसिकली लॉजिक समझा रही हूँ कि ये जो इंश्योरेंस टाइप में बता रही हूँ, जो टाइप की इंश्योरेंस होती है, ये तब भी एक्टिवेट होती है जब आपका कोई एक्सीडेंट हो। मान लो आपने अपनी गाड़ी की, अपनी स्कूटी की इंश्योरेंस करा ली, है ना, गाड़ी की इंश्योरेंस कराई, एकदम से एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी का आगे से बोनट उड़ गया, बोनट उड़ गया, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको बोनट के पैसे देगी। बट अगर आपकी गाड़ी पूरे 10-15 साल सही चली, कभी कोई एक्सीडेंट ही नहीं हुआ, तो वो पैसे जो आपने इंश्योरेंस कंपनी को दिए थे ना, वो गए, वो चले गए। तो ये वाली जो इंश्योरेंस होती है एक टाइप की, ये केवल तभी काम आती है जब आपकी हालत खराब हो जाए, जब कोई अनहोनी हो जाए। मान लो मैंने अपने लैपटॉप का इंश्योरेंस करा लिया, मैंने 5-7 साल लैपटॉप चलाया, वो अच्छे से चला, कोई दिक्कत नहीं आई, मेरे इंश्योरेंस के पैसे गए। बट अगर ऐसे ही मेरा लैपटॉप जो है वो किसी दिन टूट जाता है, या कोई मेरा लैपटॉप चुरा के भाग जाता है, तो मेरी इंश्योरेंस कंपनी मेरे को पैसे देगी। तो इंश्योरेंस कंपनी ये कुछ टाइप की इंश्योरेंस होती है जो वो तभी पैसे देती है जब कोई अनहोनी हो जाए, वरना जो इंश्योरेंस के पैसे होते हैं वो चले जाते हैं। ठीक है, इंश्योरेंस आपको रिस्की सिचुएशन से बचाता है, एज सिंपल एज दैट। व्हाट इज इंश्योरेंस? ओके, 7 बज चुके हैं वैसे तो, मेरे ख्याल से हम एक काम करते हैं, हम ये वाली स्लाइड लास्ट करते हैं, फिर हम बाकी कल पढ़ सकते हैं, ठीक है। What is insurance? A small regular payment made today for financial protection tomorrow। जैसे हमने पढ़ा कि अगर मेरा लैपटॉप है, मेरा लैपटॉप मान लो 20,000 रुपए का है, मैं आज की डेट में दे देती हूँ 3,000 रुपए, 4,000 रुपए इंश्योरेंस के, कि इस लैपटॉप की इंश्योरेंस हो जाएगी 4,000 रुपए में, है ना। अभी लैपटॉप मान लो एकदम ठीक चलता है, मैंने 5 साल इस लैपटॉप को चलाया, ये एकदम ठीक चला, तो इंश्योरेंस के पैसे गए। बट अगर ये लैपटॉप बीच में खराब हो जाता है, टूट जाता है, या कोई इसको लेके चुरा के भाग जाता है, तो मेरे को इंश्योरेंस वाली कंपनी लैपटॉप के पैसे दे देगी। तो स्मॉल रेगुलर पेमेंट मेड टुडे, मैंने आज एक पेमेंट करी अपने लैपटॉप को इंश्योर करने के लिए, सेफ्टी रखने के लिए, ताकि फ्यूचर में इसके साथ कुछ भी बुरा होता है तो एकदम से मेरा बड़ा खर्चा नहीं आएगा, एकदम से मेरे को फिर से 20 से 25,000 रुपए नहीं खर्चने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने इसको इंश्योरेंस करा के रखी हुई थी। फ्यूचर में मेरे को इंश्योरेंस कंपनी पैसे दे देगी, ठीक है। कोर कंसेप्ट, इंश्योरेंस डज नॉट प्रिवेंट द प्रॉब्लम। एक्सीडेंट जो होना है वो तो होके ही रहेगा, इंश्योरेंस ये तो नहीं करती कि एक्सीडेंट नहीं होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। बट अगर एक्सीडेंट हो गया तो इंश्योरेंस आपका बिल हल्का कर सकती है ना। जैसे मैंने आपको बताया, आपने हेलमेट पहना हुआ है, हेलमेट एक तरीके से आपकी शक्ल की इंश्योरेंस है। आपने हेलमेट पहना हुआ है, हेलमेट पहना हुआ है का ये मतलब तो नहीं कि आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, बट ये जरूर मतलब है कि भगवान ना करे एक्सीडेंट हो गया तो आपको चोट बहुत कम लगेगी, आपके मुंह बिल्कुल सेफ रहेगा, मुंह को कुछ नहीं होगा, राइट। तो इंश्योरेंस का भी एक काम है, वो ये इंश्योर नहीं करता है कि आपका लैपटॉप लाइफ में कभी टूटेगा ही नहीं, खराब ही नहीं होगा। बट अगर खराब हो गया, टूट गया, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ गया क्योंकि आपको डेंगू हो गया, तो वो आपका कम से कम फाइनेंशियल बिल हल्का कर देगा, है ना। अगर आपको हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, आपको डेंगू हो गया, तो आपका टाइम जाएगा, है ना, आपकी तबियत खराब होगी, उसमें इंश्योरेंस कुछ नहीं कर सकता। बट हाँ, पैसे पैसे वो इंश्योर कर सकता है कि पैसे वो आपको दे दे, ताकि मॉनेटरीली आपको स्ट्रेस ना हो, है ना। इंश्योरेंस reduces फाइनेंशियल बर्डन आफ्टर द प्रॉब्लम हैपेंस। दिक्कत हो जाए तो फाइनेंशियली आपको कवर कर लेता है। Why it matters? It ensures that an unexpected emergency doesn't force a middle class family into heavy debt or wipe out years of hard earned savings।
इसको एक बार समझ लेते हैं। इंश्योरेंस से क्या फ़ायदा होता है? मेरे को इंश्योरेंस क्यों करवानी चाहिए? मान लीजिए मैं एक मिडल क्लास फैमिली में रह रही हूँ, है ना? मिडल क्लास का मतलब आपको पता है कि घर की इनकम मान लीजिए अराउंड 10 लाख के आस-पास है। अब मान लीजिए खुदा ना खास्ता जैसे मैंने बताया कि मेरे दादाजी को जो है हार्ट अटैक वग़ैरह आ गया। अब उनको हम एक अच्छे हॉस्पिटल में लेके गए हैं, जिसका मान लीजिए दिन के मान लीजिए 50,000 रुपए ले रहे हैं। और मान लीजिए कि उनको वहाँ पे 10-12 दिन तक रहना पड़ रहा है। 5 लाख रुपए तो गए। मेरे घर में तो साल में कमाते ही मुश्किल से 10 लाख रुपए हैं। क्या मैं 5 लाख रुपए हॉस्पिटल को देने के लायक हूँ? हो सकता है मैंने बचत करी हुई हो सकता है मैंने 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए सेव भी कर रखे हों, है ना? बट अगर मैंने वही जो मैंने पैसे सेव कर रखे थे वो एक एक हार्ट अटैक पे गँवा दिए, तो मैं तो बिल्कुल कंगाल हो गई। मेरे अकाउंट में तो ज़ीरो सेविंग्स। मैं तो एकदम हैंड टू माउथ रह रही हूँ, जैसे मैंने आपको समझाया था कि जो मेरे हाथ में आया वो मेरे मुँह में चला गया और जो थोड़े से पैसे मैंने बचा रखे थे, वो एक हार्ट अटैक पे चले गए। अब खुदा ना खास्ता फिर फ्यूचर में कोई दिक्कत आ जाए फिर क्या होगा? मेरे को लोन लेना पड़ेगा। या मान लीजिए ऐसी सिचुएशन है कि आपने कुछ पैसे सेव ही नहीं कर रखे, है ना? जैसे आप और मैं आज की डेट में, हमें ऐसी कोई दिक्कत आ जाए, तो क्या होगा? हमें लोन लेना पड़ेगा। लोन लेना पड़ेगा तो क्या होगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर हम कमा नहीं रहे तो फिर उस पे एक और लोन लेना पड़ेगा जिससे वो पिछला लोन चुकाएँ। फिर लोन, फिर इंटरेस्ट, फिर लोन, फिर इंटरेस्ट, है ना? तो इंश्योरेंस का ये फ़ायदा है कि एकदम से ऐसी कोई अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसी, कोई अनहोनी हो जाए, तो एकदम से कोई ऐसा मिडल क्लास फैमिली या कोई भी फैमिली है, एकदम से वो कर्ज़े में ना डूब जाए या जो आपने इतने सालों में पैसे जोड़े हैं, वो एकदम से आपके अकाउंट से गायब ना हो जाए, क्योंकि मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत महँगे होते हैं। तो आप इंश्योरेंस कंपनी को जो भी है थोड़ा बहुत अमाउंट देते रहते हैं, है ना? हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कि किसी में एक बार में पैसे देते हैं, किसी में ऐसा होता है कि हर साल पैसे जा रहे हैं, किसी में हो रहा है आरडी की तरह कि हर महीने पैसा कट रहा है ना? तो आपने इंश्योरेंस कंपनी को वो थोड़ा-थोड़ा करके अमाउंट दे दिया, जैसे ईएमआई देते हैं, ताकि एकदम से कोई बड़ी अनहोनी आए, तो आपको कर्ज़ा ना लेना पड़े या फिर आप कर्ज़ा छोड़िए, मान लीजिए कि आपके पास सेविंग्स थी, तो आपकी पूरी सेविंग्स खत्म ना हो जाए, राइट? ये फ़ायदा होता है इंश्योरेंस लेने का। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? हम बाकी की क्लास कल कंटिन्यू कर सकते हैं, जिसमें हमें बेसिकली बस टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पढ़ना है। कल या जो भी आई थिंक मंडे को होगी आपकी अगली क्लास। प्रशांत सर आपको बता देंगे, तो हम बाकी क्लास तब कंप्लीट कर लेंगे। अभी तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक है? सॉरी मेरे को बीच में जाना पड़ा, वो इम्पोर्टेंट सिचुएशन थी 2 मिनट के लिए। बाकी परफेक्ट सही है सब? परफेक्ट ठीक है। परफेक्ट ठीक है। फिर क्लास आज के एंड करते हैं। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद मी इन द क्लास। अगली क्लास जब होगी तो हम इसको इसके अलावा आपकी बस 1 पीपीटी और बची है, तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम 2 क्लासेस लगेंगी एंड आपका कोर्स कंप्लीट हो